हाउ इंडीड, कैसे ब्रिटिशर्स ने हमें इंडियन सिविल सर्विसेज आईसीएस, आईएएस का, आईपीएस का, द इंडियन सेंट्रल सर्विसेज का एक पुराना रूप जो ब्रिटिशर्स के टाइम से शुरू हुआ, उस आईसीएस से इंडियंस को कैसे बाहर निकाला, इसकी बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है। बट व्हाई आर वी डिस्कसिंग दैट? बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग 100 years ऑफ यूपीएससी। जी हाँ, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो कमीशन जिसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी आंखों की नींद और चेहरे की रोशनी खराब करते हैं। वो कमीशन जो इंडिया के सेंट्रल सर्विसेज और साथ ही साथ ऑल इंडिया सर्विसेज के एग्जाम्स कंडक्ट करता है, बहुत सारे दूसरे एनडीए और सीडीएस के एग्जाम्स कंडक्ट करता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स, जो कि एक प्रकार से मेरिट वॉच डॉग है। उस मेरिट वॉच डॉग को बने हुए अब 100 साल हो गए। एंड दैट इज वाई दिस बिगेट्स अ क्वेश्चन दैट इंडियंस इस इंस्टीट्यूशन में शामिल कैसे होते हैं, हमारी आपकी जर्नी कैसे रही थी आईसीएस से आईएएस तक लेकर। इसी के बीच में बहुत सारे हम डिस्कशंस करेंगे, बट बिफोर दैट लेट मी शो यू द पिक्चर बिहाइंड मी। दिस इज द हेलीबरी कॉलेज ऑफ लंदन, और इस कॉलेज में सबसे पहले इंडिया में आने वाले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ट्रेन होते थे। ट्रेन भी नहीं, मैं तो इतना कहूंगा कि उनका नाम एक ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर अपने चिट्ठी पर लिखते थे, रेकमेंड करते थे, वो व्यक्ति हेलीबरी कॉलेज में जाता था, एंड 4 से 5 या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद ही यूज्ड टू लैंड अप इन इंडिया एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एज अ बाबू। वो बाबू जो अपनी कलम और अपनी ताकत से इंडिया में सर्विसेज को अंजाम दे रहा था या रोल दे रहा था। Now, this was the most interesting feature or the most important, if I would say, glamour of the services. But ये ऐसे ही स्टार्ट नहीं हुआ। 1833 में सबसे पहले इंडियंस को शामिल करने की बात कही जाने लगी अमॉन्ग द सर्कल्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तब भी कंपनी राज चलता था। 1833 में एक चार्टर आया था, बहुत सारे लोग उस चार्टर के बारे में जानते हैं। उस चार्टर में ऑफिशियली हमें क्वालिफाई किया गया, हमें यानी कि इंडियंस को क्वालिफाई किया गया कि फाइन, इंडियंस भी सर्विसेज में पार्ट ले सकते हैं, इंडियंस भी नौकरशाह या ब्यूरोक्रेट बन सकते हैं। हालांकि 1833 में कोई भी इंडियन ब्यूरोक्रेट नहीं बन रहा था। इट वॉज जस्ट अ क्वालिफिकेशन विच वॉज गिवन टू अस कि ठीक है, आप चाहे तो बन सकते हैं, बट बनने की परंपरा या बनने का रास्ता नहीं क्लियर था। देन केम 1853 चार्टर एक्ट। 1853 चार्टर एक्ट ने फाइनली कहा that there should be open examination. ओपन एग्जामिनेशन यानी कि नाउ नो रिकमेंडेशन। अब कोई डायरेक्टर जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का है, लंदन में बैठ के किसी का नाम अपने पर्ची पर लिखकर किसी को भी ब्यूरोक्रेट या बाबू नहीं बना सकता। अब आप ओपन एग्जामिनेशन दीजिए, जहां पर सारे बच्चे बैठेंगे, इंडियन एज वेल एज ब्रिटिशर्स, जो भी ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हो, और उन्हें एक एग्जाम पास करनी होगी। उस एग्जाम के बाद ही आप सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। यू कैन बी द मेंबर ऑफ आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज। बट 1853 के बाद आप सोच रहे होंगे कि सर अचानक से इंडियंस बढ़ने लगे सर्विसेज में। ऐसा नहीं होता है, बहुत साल का इंतजार करना पड़ता है। 1855 में फाइनली ओपन एग्जामिनेशन स्टार्ट होती है, और इस ओपन एग्जामिनेशन के स्टार्ट होने के बाद हमें इक्का दुक्का इंडियंस देखने को मिलते हैं। The very first Indians, the Indians in ICS started coming as late as in 1860s. 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर, या ज्यादा अच्छा कहना होगा ठाकुर, ठाकुर शब्द था जिसको ब्रिटिशर्स ने टैगोर बना दिया। सो सत्येंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ, गुरु रविंद्रनाथ के बड़े भाई, he becomes the very first Indian to crack this civil services examination going in London. तो तब भी लंदन में एग्जाम होता था, तो वहां पे गए, वहां पर जाकर उन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया, एंड देन ही होल्ड्स द मेरिट ऑफ बिकमिंग द वेरी फर्स्ट इंडियन टू एंटर इनटू सर्विसेज थ्रू एग्जामिनेशन। सो एग्जाम देकर सबसे पहले ये इंडियन बने। हालांकि बताना लाजमी है, एवरीबडी नोज दैट ही वाज हैविंग अ जमींदारी बैकग्राउंड, अ प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड। कॉमन इंडियन नहीं थे, आम किसान के बेटे नहीं थे, जमींदार के बेटे थे, बट यस, अ डेफिनेटली लर्नेड फैमिली अचीविंग इट्स ड्यू। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की अपनी फैमिली अपने आप में बहुत सारे लिटरेचर स्टॉलवर्ड्स और राइटर्स और पेंटर्स से भरी हुई है। सो वी हैव नो डाउट देयर दैट ही गॉट हिज ड्यू। बट देन व्हाट, ही शोड इंडियंस अ वे फॉरवर्ड। इनफैक्ट ऐसा नहीं था कि वो एक ब्रिटिश बाबू बनकर रह गए थे, और एज मैकॉले वांटेड
Indians with British thought. He remained Indian in thought as well as in practice. So, फॉर एग्जाम्पल आप सब जनगण मन जानते हैं कि गुरुदेव ने जनगण मन लिखा, बट उससे पहले सत्येंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता के ऊपर अपनी एक कविता लिखी थी विच यूज टू बी संग वाइल ही वॉज इन ऑफिस. तो ऑफिस में रहते हुए भी वो देशभक्ति के गीत लिखा करते थे. ही वॉज इमेजिनिंग हिज मदरलैंड. देन केम अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनको हम इकोनॉमिक हिस्ट्री के नाम माध्यम से जानते हैं या इकोनॉमिक हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, एंड दैट इज रोमेश चंद्र दत्त. आरसी दत्त, आप मेरे पीछे उनकी तस्वीर देख रहे होंगे. आरसी दत्त इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑथर्स फॉर इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया. इंडिया में चल रहे इकोनॉमिक डेप्रिवेशन और डेवस्टेशन को उजागर करने वाले आरसी दत्त ने ये बहुत फेमस किताब लिखी, लेकिन उससे पहले वो एक आईसीएस ऑफिसर थे. Because of him being an ICS officer, he served for a very long period of time in British Raj, and because of his posting, he was able to come up with the theories कि ब्रिटेन कैसे हमें devastate कर रही थी economically speaking. In fact, आप सब ड्रेन थ्योरी के बारे में जानते हैं, जो कि दादा भाई नारोजी ने अपनी एक फेमस किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल में लिखा. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल से पहले अगर उनकी कोई इंस्पिरेशन रही होगी तो दैट वाज द बुक ऑफ रोमेश चंद्र दत्त. सो ही प्रूव्ड हिज मैग्निफिसेंस, हिज ब्रेन वर्क, एंड ही वाज ऑलवेज अगेन हिज हार्ट वाज बीटिंग फॉर इंडिया. क्या इतने से हो गया हमारा इंडियन कोटा? फॉर एग्जाम्पल ही वॉज इन 1869, 1863 में you had Satyendra Tagore. But then it was not all. You also had one person who was stopping Indians from going into the services. And that person is behind me. Perhaps one of the most anti-Indian character among the list of governor generals. इंडिया में जितने भी गवर्नर जनरल्स और 1858 के बाद वॉइसरॉयज आए, उसमें से सबसे हेटेड कैरेक्टर जो इंडिया के खिलाफ बहुत ही ज्यादा हेट रखता होगा, वो थे मिस्टर लिटन. लिटन जैसे ही ऑफिस में आते हैं, इनका वन ऑफ द एजेंडाज वाज टू रिस्ट्रिक्ट इंडियंस इन आईसीएस, आई माइंड यू, आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज में वो नहीं चाहते थे कि वो इंडियंस को देखें. एंड व्हेन डज ही कम? ही कम्स इन द टाइम पीरियड जब आरसी दत्त या सत्येंद्रनाथ टैगोर या सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे लोग आईसीएस में आ चुके थे और वो अपना छाप छोड़ रहे थे. सो लिटन ने क्या किया? लिटन की एक कॉन्स्पिरेसी थी. लिटन का मानना था कि इंडियंस आईसीएस में ना जाएं. इंडियन सिविल सर्विसेज ब्यूरोक्रेसी का टॉप टायर था, तो उनका यह मानना था कि हम ब्यूरोक्रेसी के सबसे ऊपर वाले पोजीशन पे इंडियंस को क्यों रखें, हम उससे नीचे वाले यानी कि सबऑर्डिनेट सर्विसेज या प्रोविंशियल सर्विसेज में इंडियंस को रखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आपका यूपीएससी नहीं निकलता है तो आप पीसीएस का एग्जाम देने चले जाते हैं, स्टेट लेवल का एग्जाम देते हैं जिससे आप एसडीएम बनते हैं, डीएसपी बनते हैं और स्टेट के सर्विसेज लेते हैं. रैंक और हायरार्की में ये सर्विसेज आईएएस, आईपीएस, आईआरएस इनसे नीचे होती है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू गेट प्रमोटेड देन इनटू द ऑल इंडिया सर्विसेज. ऐसे में इनका ये ब्रेन चाइल्ड था टू क्रिएट अ प्रोविंशियल और अ सबऑर्डिनेट सर्विसेज देन आईसीएस. तो आईसीएस वाज लाइक द सेंट्रल सर्विसेज और द ऑल इंडिया सर्विसेज, एंड उसके बाद में इन्होंने एक सबऑर्डिनेट सिविल सर्विसेज बनाई. द मेन रीजन वाज इन्होंने कहा कि हम इंडियंस को सबऑर्डिनेट सिविल सर्विसेज में रखेंगे ताकि वो बहुत अच्छे से काम कर सकें, उनकी भागीदारी बढ़ सके. बट एक्चुअली he did not want to see Indians in the role of district magistrate. DMs जो ICS के ऑफिसर्स बनते थे, ये चाहते थे कि डेप्यूटी कलेक्टर बन के रह जाए, ये चाहते थे कि एसडीएम बन के रह जाए, ये चाहते थे कि एक तहसीलदार या एक नायब तहसीलदार या एक कोतवाल बन के इंडियंस रह जाएं. ऊपर के हायरार्कीज में सेक्रेटरीज, डेप्यूटी सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स के पोजीशन पे, लॉ मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग पोजीशंस पे इंडियंस कभी ना जाएं. दैट वाज हिज ब्रेन चाइल्ड. You'll be shocked to know that he even reduced the maximum age for giving examination. आज हम 31 years से अगर 27 साल मैक्सिमम एज करने की बात कर रहे हैं, जो कि बात हो रही है, हालांकि आई कैनॉट अटेस्ट टू दिस फैक्ट, बट अ मेयर चेंज इन 1 or 2 years, मैक्सिमम जो साल होती है जनरल कैटेगरी की देने की, सिविल सर्विसेज की, उसमें अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए, 30 साल से ऊपर तक है अभी तक. Can you imagine at that point of time this person made the maximum age at 19 years? 19 साल की उम्र में आप
अपना ग्रेजुएशन भी पूरा करिए, ग्रेजुएशन के साथ साथ आप लंदन भी जाइए, लंदन में जाने के बाद आप वहां के, आई एम श्योर द सिलेबस वाज नॉट एट ऑल इंडियन, सो एवरीथिंग वाज रिलेटेड टू विक्टोरियन एरा क्लासिक, तो आपको विक्टोरियन एरा क्लासिक्स पढ़ने हैं, वहां की पार्लियामेंट्री सिस्टम, वहां की ब्यूरोक्रेटिक अप्रोचेस और वहां के लिटरेचर पढ़ने हैं, और फिर बाद में एग्जाम देना है, और ये सब आप 19 साल की उम्र में कर लीजिए. So of course this was a roadblock which was created by Lytton and he definitely had his reasons to do so. हालांकि लिटन को हम और भी बहुत सारे discriminatory practices के लिए जानते हैं which he did in India while staying in India as a Governor General, but this should be highlighted because हम civil services की बात कर रहे हैं. इसका अंजाम क्यों, ऐसा क्यों वो कर रहे थे, हमें कुछ ऑफिसर्स को देख के पता चलता है. लुक एट दीज इंडियन नेशनलिस्ट, ये इंडियन नेशनलिस्ट थे लेकिन ऑफिसर्स बन के नेशनलिस्ट थे. फॉर एग्जाम्पल मेरे पीछे आप सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को देख रहे हैं. सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने अपना एग्जाम आरसी दत्त के साथ में दिया था. आरसी दत्त सिलेक्ट हो गए बट सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को सिलेक्ट नहीं किया गया बिकॉज उनके एज के ऊपर एक कंट्रोवर्सी बना दी गई, ठीक है, और उन्हें 3 साल तक 1869 में ही वॉज अबाउट टू गेट हिज पोजिशन, बट 3 साल बाद, 4 साल बाद उन्हें पोजिशन मिलता है. ही गेट्स हिज पोजिशन एंड आफ्टर गेटिंग हिज पोजिशन इन आईसीएस एज अ मेंबर ऑफ आईसीएस 3 साल बाद उन्हें रस्टिगेट या उन्हें डिसमिस कर दिया जाता है. वाई? बिकॉज एक रीजन दिया गया दैट ही डिड नॉट फॉलो द ऑफिसर्स कमांड हु वाज सुपीरियर टू हिम, और ऑफिशियल कमांड उन्होंने फॉलो नहीं किया. ये उन पर आरोप लगा था विच वॉज नॉट सेटल्ड इन द कोर्ट. Nevertheless, he resigns. Like all the other Indian civil servants, he also resigns. Look at Hemchandra Kar, the another example, जिसके वजह से ब्रिटिशर्स काफी डरे हुए थे कि इंडियन नेशनलिस्ट जब ऑफिसर्स के रोल में जाते हैं तो क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल हेमचंद्र कार का नाम बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं इस वजह से क्योंकि वो इतने सेलिब्रेटेड, इनफैक्ट आपको उनका फोटो भी नहीं मिलेगा अगर आप ढूंढने की कोशिश भी करेंगे तो. उनका नाम जुड़ा हुआ है इंडिगो रिवोल्ट से because he was deputy magistrate in one of the districts of now West Bengal. तो बंगाल में वो डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी नहीं थे, डेप्यूटी थे, और उन्होंने एक इंडिगो प्लांटेशन के नाम पर एक लॉ को चेंज किया. द लॉ चेंज वॉज कि कोई भी इंडियन किसानों को जबरदस्ती नहीं इंडिगो उगाने के लिए मजबूर कर सकता है. That change, that mere change sparked Indigo Revolt because Indigo Revolt was done forcibly by the Britishers on Indian peasants. कोई भी इंडियन खेती करने वाला नहीं चाहता था कि वो अपने खेत में नील बोए, and this was done compulsorily under the 3 खटाई सिस्टम. जब हेमचंद्र कार ने ये नियम थोड़ा सा चेंज किया बंगाल में तो पूरे बंगाल में एक प्रकार से क्रांति आई जिसे आप और हम इंडिगो रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं. माइंड यू दिस वाज हैपनिंग इन 1859, ठीक उस टाइम पीरियड पे जब इंडियन सिविल सर्विसेज में आना शुरू कर रहे थे. तो हेमचंद्र कार या सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जैसे लोगों से ब्रिटिशर्स का डरना बहुत ही नेचुरल था एंड दे डिसाइडेड टू स्टेम देम देन एंड देयर बिकॉज बेंटिक ने ये बात कही थी एक जमाने में, विलियम बेंटिक ने, कि हमें इंडियंस चाहिए who will be in thought and in practice Britishers, है ना, कि हम बस एक डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन चाहते हैं जहां पर ठीक है इंडियंस को हम रखेंगे इन सबऑर्डिनेट सर्विसेज और इन सर्विसेज, बट उनकी सोच ब्रिटिश की जैसे होगी. लेकिन इंडियंस ने ये काम नहीं किया. उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा, उन्होंने इंग्लिश ब्यूरोक्रेसी पढ़ी, उन्होंने वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ा. इनफैक्ट दे एक्सेल्ड एट लॉ फील्ड. जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं सबको उठाकर देख लीजिए, उनका प्रोफेशन ज्यादातर लॉ से जुड़ा हुआ है. सो दे स्टडीड लॉ एंड दे डिड ब्रिलियंटली वेल, इंक्लूडिंग गांधी, नेहरू, पटेल. बट व्हाट डिड नॉट चेंज? देयर इंडियननेस, देयर थॉट फॉर इंडिया एंड देयर प्रैक्टिस. वो कैसे चेंज कर लोगे आप? तो वो नहीं चेंज हुआ और उससे ब्रिटिशर्स डरे. नाउ दिस वॉज ऑल. क्या यही चला? ऐसा नहीं है. दिस ड्रीम वॉज शैटरिंग. दिस ड्रीम ऑफ ICS was no more a dream for Indian nationalists. आज हमारे लिए हमारा ये ड्रीम रहता है कि हम IAS, IPS, IRS बने, बट 1900 आते आते 1900 आते आते जो यंग नेशनलिस्ट थे उनका ये ड्रीम नहीं था. आप मेरे पीछे तस्वीर देख रहे होंगे कुछ यंग इंडियंस की जो कोट सूट बूट पहने हैं. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शायद आपको एक
यंग सुभाष बाबू दिख जाएंगे. सो सुभाष चंद्र बोस इज स्टैंडिंग हियर विथ हिज एल्डर ब्रदर एंड उनका लेटर्स है जिसमें वो कहते हैं कि वो एक रिलक्टेंट एस्पिरेंट है इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए. उन्हें लंदन भेजा गया. लंदन में 1930s तक एग्जाम होते रहे. 1935 में पहली बार इंडिया में एग्जाम हुआ इलाहाबाद में इंडियन सिविल सर्विसेज का. लेकिन उससे पहले तक लंदन में ही होते रहे एग्जामिनेशंस. तो सुभाष बाबू कहते हैं कि उनके बड़े भाई और उनकी फैमिली ने उन पर बहुत प्रेशर डाला, इसीलिए वो जा रहे हैं और इंडियन सिविल सर्विसेज की एग्जाम दे रहे हैं. एज यू कैन सी इट हियर, ही इज देयर. But at the same point of time, he clears the examination, gets 4th rank, if I'm not wrong. He gets 4th rank in the entire merit list, and then he leaves it while being a probationer itself. मतलब probation पे जो 6 महीने का probation होता है, उसी probation में रहते हुए उन्होंने ICS छोड़ दिया. The same example you get from Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru has written letters to his father. जब वो Eton में थे, which was again a college in London. एंड ही सेज कि बहुत चाम है लोगों के बीच में ICS को देने का और मैं भी इस चाम से वंचित नहीं हूं, बट आई फाइंड इट रैदर नॉट पॉसिबल टू बी अ कॉग इन द लार्जर स्कीम ऑफ ब्रिटिश मशीनरी. कि मैं नहीं चाहता कि ब्रिटिश मशीनरी में मैं एक कॉग बन के रह जाऊं, एक इंपॉर्टेंट नट बोल्ट बन के रह जाऊं जो ब्रिटिश मशीनरी को चला रहा है, बिकॉज सिविल सर्वेंट्स का काम बेसिकली यही था. सो इट वॉज नॉट अ ड्रीम एनी मोर. But tell you what, Indian civil services full of surprises. जो एवोल्यूशन रही है ब्यूरोक्रेसी की, वो इतनी मजेदार रही है कि आपको कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स मिलेंगे जो ब्रिटिशर्स की साइड से थे लेकिन काम इंडियंस का करते थे. मैं लगान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक इंडियन सिविल सर्वेंट की बात कर रहा हूं जिनका नाम था मिशेल कैरेट. Many people would think कि मैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की भी बात कर सकता हूं because he was also a member of the ICS who worked for India and led to the establishment of Indian National Congress. But I'm not talking about Alan Octavian Hume also. उनके ऊपर डिबेट्स चलती हैं कि क्या वो इंडियंस की मदद करना चाहते थे कि नहीं चाहते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट हियर इज द केस ऑफ माइकल कैरेट, अ पर्सन हु कॉल्ड हिमसेल्फ अ मोल इन द क्राउन. एक व्यक्ति जो खुद अपनी जीवनी में बता रहे हैं कि जी मैं इंडिया के लिए काम करता था, मैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ उनके घर में रहता हुआ एक जासूस था. अ मोल इन द क्राउन, माइकल कैरेट was actually indicted for helping the Meerut conspiracy case survivors. So Meerut conspiracy case होता है जो इंडिया के लेफ्ट विंग के खिलाफ लॉन्च किया गया एक ऑपरेशन था ब्रिटिशर्स के द्वारा. वो नहीं चाहते थे कि इंडिया में लेफ्ट विंग या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी बढ़े. उसी के तहत कुछ केसेस इंडिया में हुए थे जैसे कानपुर बोल्शविक केसेस या मेरठ कॉन्स्पिरेसी केसेस. ऐसे में माइकल कैरेट who was very much sympathetic to the Indian cause as well as to the communist cause, उन्होंने बहुत सारे इंडियन कॉन्स्पिरेटर्स की मदद की जिसमें एक नाम मुख्यतः आता है मिस्टर मिराजकर हु वाज फ्रॉम महाराष्ट्र. सो मिराजकर की मदद इन्होंने पर्सनली की मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में. नॉट जस्ट दैट, बिटवीन 1934 टू 37 ब्रिटिशर्स ने कॉन्फिडेंशियल फाइल मेंटेन किया था इनके ऊपर, अपने ऑफिसर के ऊपर, माइकल कैरेट के ऊपर, कि ये इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल मटेरियल पास कर रहे थे कम्युनिस्ट्स को. एंड दैट वाज प्रूवन बियॉन्ड डाउट जब 1980s में एक इंडियन हिस्ट्री का रिसर्चर माइकल कैरेट के पास जाता है. माइकल कैरेट वाज क्वाइटली सेंट अवे टू लंदन वेयर ही टॉट इन ऑक्सफोर्ड. तो वो रिसर्चर जाता है, 1980s की बात कर रहा हूं आपसे, और वो माइकल कैरेट को क्वेश्चन पूछता है कि सर आपके नाम की कॉन्स्पिरेसी फाइल्स इंडियन सिविल सर्विसेज में एज अ मोल की तरह मेंटेन की गई है, इन द सेंस दैट वर यू वर्किंग फॉर इंडियन नेशनलिस्ट. एंड देन ही कम्स अबाउट विद अ बुक कॉल्ड एज अ मोल इन द क्राउन. इस बुक की जो कवर पेज है वो मुझे बहुत पसंद है. इफ यू कैन सी द ब्रिटिश एम्ब्लेम, और ब्रिटिश एम्ब्लेम पे वो उन्होंने अपने आप को एक मोल या एक चूहे के तौर पर दर्शाया. एक्चुअली द ब्रिटिश एम्ब्लेम हैज लायन हियर. तो he gets to know कि ब्रिटिशर्स उनके बारे में अच्छे तरीके से जानते थे, बट जस्ट टू एस्केप एम्बैरेसमेंट कि हमारा एक आदमी खुले तौर पर इंडियन नेशनलिस्ट की मदद कर रहा है, उन्हें चुपचाप ICS से रेजिग्नेशन देने के लिए कहा गया और उन्हें लंदन भेज दिया गया, जहां पर वो फिर ऑक्सफोर्ड में पढ़ाने लगे. So these are some of the most interesting cases that you will find in the Indian Civil Services record. अगर आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री के बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो बीबी मिश्रा की किताब द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव
यू नो बुक है उनकी, आप उसे ज़रूर देख सकते हैं. यू विल बी मच मोर मेस्मराइज टू लुक इनटू इट. ऑल माय रिसर्चेस हैव बीन कमिंग फ्रॉम दैट. और भी कुछ आर्टिकल्स या और भी कुछ इसी टॉपिक से जुड़े हुए, यूपीएससी के 100 साल होने पर जुड़े हुए दस्तावेजों को आपके सामने पेश करूंगा. होप यू एंजॉयड इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.